जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में और इससे संबंधित उन सारे ऑनलाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के कौन से राज्यपाल पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे। तो हो जाएगा MHO फारूक। जो MHO फारूक थे, इनको अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में इनका राज्यपाल के रूप में कार्यकाल था और 2010-11 के बीच में रहा है और ये 3 बार जो है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। इनका देखें तो 2012 में जो है चेन्नई में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस राज्यपाल के द्वारा अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया की रचना की है। ये राज्यपाल हैं वेद प्रकाश मारवा। वेद प्रकाश मारवा अगर देखें दोस्तों तो इनका कार्यकाल 2003-4 रहा है। ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे और इन्हें पद्मश्री और पुलिस वीरता सम्मान पदक से भी सम्मानित किया गया था। इनकी एक पुस्तक जो रचना है जो काफ़ी चर्चा है, ये अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इनकी पुस्तक के रचना के चलते देखें दोस्तों तो थोड़ा प्रश्न बनता है, इसलिए थोड़ा सा इस बुक को नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ इनकी एक बड़ी उपलब्धि रही थी दोस्तों कि इनको जो है कि सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च जो नई दिल्ली में है उनके प्रोफेसर के पद पर भी इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है। तो हो जाएगा सैयद अहमद। जो सैयद अहमद जो थे दोस्तों, आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू से पहले सैयद अहमद ही थे झारखंड के राज्यपाल। और सैयद अहमद का कार्यकाल 11 से 15 रहा है। एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इनकी जो आत्मकथा था वो पगडंडी से शहर तक है। आगे बढ़ते हैं कि एम रामा जोइस राज्यपाल बनने से पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके थे। तो ये देखिए दोस्तों, तो पंजाब एवं हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये काम कर चुके थे। और इनका देखें तो राज्यपाल के रूप में देखें तो एम रामा जोइस जो हैं वो 2002-3 के बीच में झारखंड के राज्यपाल रहे। एक ये देखें तो वरिष्ठ कानूनज्ञ थे, माने कानून विशेषज्ञ थे और साथ में इतिहासकार भी थे। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन कानून किसके तहत, यानी जिसके तहत झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, इसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों तो 91 अनुच्छेद हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, ऑनलाइन प्रश्न है और इसको आप डाटा बेसिस प्रश्न है तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो झारखंड हो या किसी अन्य राज्य हो, राज्यपाल की जो नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 153 में है। कहा गया है 53 अनुच्छेद के प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका अनुच्छेद 153 ही होगा, यानी आर्टिकल 153 ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 153 जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको ये भी पूछ सकता है 155, 166, तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एक जो है राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 168, जो पूछता है कि राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियाँ के बारे में वर्णन है। तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन है। तो राज्यपाल का वेतन जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि वेतन सबका बढ़ा हुआ है मोदी के कार्यकाल होने के बाद से। तो इनका भी जो देखिए वर्तमान में 3.5 लाख रुपया महीना मिलता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राजभवन आड्रे हाउस के डिजाइनर थे। तो आड्रे हाउस जो है दोस्तों, ये इसका जो डिजाइनर है आपका सदालो ब्लेयर्स थे। तो याद रखिए कि झारखंड के राज्यपाल का जो निवास स्थान है राजभवन कांके रोड, आप लोग जानते होंगे। और ये भवन का देखें तो पूर्ववर्ती नाम जो था वो आड्रे हाउस था, जिसका निर्माण 1931 में हुआ है, अंग्रेजों के कार्यकाल में किया गया है। और इसके डिजाइनर जो थे वो सलादो ब्लेयर्ड हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। तो याद रखिएगा कि एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, उसी प्रकार से केंद्र में जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी। तो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में देखें तो
महाधिवक्ता, जो भी वर्तमान में महाधिवक्ता राजीव रंजन जी हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र नहीं संचालित होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आपको पता होगा कि अध्यादेश जो जारी होता है और राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आपका दिया गया है 213 अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा, एक राज्यपाल की शक्ति रहता है, उसी प्रकार केंद्र में भी राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है अध्यादेश जारी करने का। तो आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 213 जो आर्टिकल होता है वो राज्यपाल से संबंधित होता है। अगला है कि राज्य आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो राज्य का आकस्मिक निधि पर देखें तो राज्यपाल का नियंत्रण होता है और इन्हीं के नियंत्रण में आकस्मिक निधि से संबंधित धन को खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश जो है संविधान में अगर देखा जाए तो ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है। आपको पता होगा कि 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होती है। ये जो होती है दोस्तों, ये राज्यपाल की अनुशंसा पर ही होती है, यानी कि राज्यपाल जब इसकी पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार को भेजती है, इसके बाद ही ये 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 200। क्या होता है कि कोई विधेयक जो है, जो राज्यपाल को लगता है कि यह केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 200 के तहत जो है, आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति जो के लिए सुरक्षित रह सकता है, यानी राज्यपाल सुरक्षित रह सकता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए। तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि 200 आर्टिकल और 201 में, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बिल आरक्षित करने का अधिकार जो है आर्टिकल 200 में ही वर्णित है, 201 में वर्णित नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल आपको पता होगा कि प्रभात कुमार जी थे और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों ये 2000 से 2002 तक था। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि प्रथम पूछता है और एक प्रथम महिला आ ही गया है, शायद क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल हैं। तो झारखंड की प्रथम जो महिला राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और ये बीजेपी के नेता रही थी उड़ीसा में। बाद में इनको देखें तो अभी झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की योग्यता होती है। तो संविधान के अनुसार अगर देखें तो मुख्यमंत्री की योग्यता होती है कि बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होना, यानी कि जो बहुमत दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि बहुमत प्राप्त जो दल होगा, यानी कि आपको पता होगा कि जितना बहुमत क्या है 50% प्लस 1, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुमत उसी को कहा जाता है, चाहे जितना भी हो 50% प्लस 1 होना चाहिए। वो हो गया बहुमत प्राप्त दल और उसका जो नेता होता है या गठबंधन का नेता जो भी होगा वही मुख्यमंत्री के लिए योग्य होगा। अगला प्रश्न है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार झारखंड मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम निर्धारित है। तो मंत्रिपरिषद का जो अधिकार जो है निर्धारित किया गया है दोस्तों झारखंड में, देखिए 12 हो गया है। एक ये कहा गया कि 91वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य के जो होगा विधानसभा के जो सीटें होंगी उसका 15% जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम रखा गया कि किसी भी कैबिनेट में जो है न्यूनतम 12 मंत्री की नियुक्ति हो सकती है। मान लीजिए किसी राज्य में 40 विधानसभा सीटें हैं तो वहाँ भी कहा गया कि 15% बहुत कम हो जाएगा, तो एक न्यूनतम रखा दिया गया है कि 12 कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। तो झारखंड के ऐसा कैलकुलेशन है, जैसे 81 वाला कैलकुलेशन है तो 81 में अगर करिएगा तभी 12 ही आता है और अगर मिनिमम कहा ही गया है कि आपको 12 नियुक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि 15% से ज़्यादा नहीं करना है, जितने भी आपके विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या होगी उससे। आगे बढ़ते हैं कि विधानसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी नागरिक की न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है।
तो आपको पता होगा कि ये जो न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है वो आपका 25 वर्ष है। ये बहुत आसान है दोस्तों, ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यानी कि आपको एमएलए बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल है। तो बाबूलाल मरांडी जी का जो कार्यकाल रहा है वो आपको पता होगा कि नवंबर 2000 से लेकर के इनका जो कार्यकाल था 2003 था। तो याद रखेंगे कि मार्च 2003 तक ये कार्य किए थे। तो इनकी शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि 2000 से 2003 तक। अगला प्रश्न है कि झारखंड के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद के रूप में पद ग्रहण किया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में ग्रहण किए हैं वो 2 व्यक्ति हैं। एक हो जाएंगे आपके शिबू सोरेन और एक हो जाएंगे अर्जुन मुंडा। तो शिबू सोरेन ने भी देखे दोस्तों तो भले कम अवधि के लिए लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिए हैं। और अर्जुन मुंडा देखें तो काफ़ी लंबे समय के लिए लिए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो ये हो जाएंगे मधु कोड़ा। मधु कोड़ा ऐसे पहले व्यक्ति हैं झारखंड में जिन्होंने निर्दलीय होते हुए भी मुख्यमंत्री का पद को धारण किए थे। अगला प्रश्न है कि रघुवर दास अर्जुन मुंडा के द्वारा गठित प्रथम सरकार में किस मंत्रालय का पदभार संभाला था। तो जो रघुवर दास जी थे ये देखिए दोस्तों तो भवन निर्माण मंत्री इनको प्रभार दिया गया था। तो यह ध्यान में रखिएगा कि ये राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को पूरा किया, मतलब 5 साल की अवधि को पूरा किया। लेकिन इससे पहले भी वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि दूसरे मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। जैसे कि प्रथम जो मंत्री जो कार्यकाल बनी थी उसमें देखिए तो इनको भवन निर्माण मंत्री विभाग दिया गया था अर्जुन मुंडा के शासनकाल में। आगे देखते हैं, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी पूर्वकालिक मुख्यमंत्री हैं। तो ये हो जाएंगे आपका रघुवर दास ही हैं। आगे बढ़ते हैं कि हेमंत सोरेन किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो हेमंत सोरेन जो देखिए दोस्तों तो 2013 में ली थी। 13-14 इनका कार्यकाल रहा था। तो 2013 में पहली बार पद की शपथ ली थी और इस बार जो है 2019 में ये दूसरी बार पद के रूप में शपथ ली है। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2 बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिए हैं। एक बार 13 में, इससे पहले, और अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलम बनर्जी। याद रखिएगा कि प्रथम महाधिवक्ता मंगलम बनर्जी, नाम अच्छा है, याद रख सकते हैं। वर्तमान में कौन है? तो राजीव रंजन जी हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो झारखंड लोकायुक्त अधिनियम जो है 2001 में पारित किया गया। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि झारखंड का जो लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 2001 में पारित किया गया था और प्रथम जो लोकायुक्त थे वो जस्टिस लक्ष्मण उरांव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न यही है कि प्रथम लोकायुक्त थे। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे जस्टिस लक्ष्मण उरांव। इसके बाद देखिए दोस्तों तो ये अभी तक मात्र 3 ही लोगों को नियुक्ति हो चुका है इस पद पर। एक हो गया आपका लक्ष्मण उरांव जो पहली बार थे, जो 4 से लेकर के 9 तक रहे थे, यानी 2004 से 9 तक। इसके बाद देखिए तो जस्टिस अमरेश्वर सहाय रहे थे 2011 से 16 तक। इसके बाद जो है जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय, ये 2017 से अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिए वर्तमान में कौन है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय, ये 3 ही लोग रहे हैं। तो लक्ष्मण उरांव, अमरेश्वर सहाय और ध्रुव नारायण उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग आप लोग काफ़ी परिचित होंगे क्योंकि लोगों को बहुत झेलाता है। इस आयोग का गठन हुआ है दोस्तों 2002 में। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये कि नहीं कि आपका झारखंड का गठन हुआ 2000 में तो 2000 में इसका भी गठन हो गया, ये नहीं है। आयोग का गठन हुआ था 2002 में, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है रांची में है।
यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो इनके जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो हो जाता है। अब ध्यान में रखना है कि जो पहले हो कैसे होगा। मान लीजिए किसी की नियुक्ति जो है आपके अध्यक्ष की या सदस्य की नियुक्ति होती है 50 साल में, तो 56 साल में रिटायर हो जाएंगे, यानी 6 साल ही काम करेंगे। और मान लीजिए किसी का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होता है मान लीजिए आप 60 वर्ष में, तो वो मात्र 2 ही साल काम कर पाएंगे, यानी कि 62 वर्ष में वो रिटायर हो जाएंगे। ये वाला सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों कि पंचायत एवं नगर प्रशासन का चुनाव कराना। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ही हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो चुनाव होती है उसको संपन्न कराने के लिए। तो पंचायत एवं नगर प्रशासन के चुनाव को संपन्न कराना इसका कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो झारखंड के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो है आपका बीबी लाल। तो प्रथम को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों को, वर्तमान जो होता है वो करंट अफेयर से पढ़ के जाया जाता है। आप जब भी वीडियो को देखेंगे तो वर्तमान को भी अपडेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो राज्य सूचना आयोग, याद रखिएगा कि राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वो 27 जुलाई 2006 को हुआ। अगर डेट याद नहीं रहे तो 2006 ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक नहीं कि 2005 मार के आ गए। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 15 के अनुसार झारखंड में देखें तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है 2006 में। इसको ध्यान में रखिएगा, डेट भी याद रख सकते हैं 27 जुलाई को। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राज्य सूचना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हैं हरिशंकर प्रसाद जी, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राज्य महिला आयोग का गठन जो है वो किया गया सितंबर 2006 में किया गया। तो याद रखिएगा कि राज्य सूचना आयोग का भी गठन हुआ था 2006 में और राज्य महिला आयोग का भी गठन हुआ है 2006 में। बस ये है कि मंथ का फर्क है, एक हुआ है आपका जुलाई में और महिला वाला हुआ है आपका सितंबर में। तो याद रखना है कि राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ है सितंबर 2006 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें जो हैं अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए एमएलए सीट कितना रखा गया है। तो हो जाएगा आपका 44 सीट रखा गया, यानी टोटल 81 सीटें में से 44 सीटें पर कोई भी व्यक्ति फाइट कर सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होता है दोस्तों कि जब नए नए जो विधानसभा में जो विधायक लोग चुन के आते हैं तो उनकी शपथ ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को राज्यपाल जो है नामित करती है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और ये तब तक रहते हैं जब तक कि कोई नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 2019 आम चुनाव के पश्चात प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो इस बार जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई थी वो हुए थे आपके स्टीफन मरांडी जी हुए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं इंदर सिंह नमधारी जी हैं। तो काफ़ी दिनों तक देखिए तो अध्यक्ष के पद संभाले हुए हैं और प्रथम में इनका ही नाम आता है। तो ये डाल्टनगंज विधानसभा जो क्षेत्र है वहीं से चुनाव लड़ते थे दोस्तों इंदर सिंह नमधारी जी। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड विधानसभा के द्वारा किस तिथि को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो झारखंड विधानसभा के द्वारा जो स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 22 नवंबर को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको स्थापना दिवस में कन्फ्यूजन हो सकता है 15 नवंबर करें कि 22 नवंबर करें। तो विधानसभा की स्थापना जो तिथि हो 22 नवंबर को है, इसको थोड़ा सा माइंड सेट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा भवन निर्मित किया गया है।
तो पेपरलेस पहली बार विधानसभा निर्मित किया गया है, वो भी भारत का प्रथम है। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड विधानसभा, जो नए नए बना है, काफ़ी विवादित भी रहा था कि इतने सारा पैसा खर्च कर दिया गया है नए विधानसभा में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नवनिर्मित झारखंड विधानसभा में कितने विधायकों के बैठने की क्षमता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है 162 विधायक बैठने की क्षमता है, जो नया नया वाला विधानसभा जो बना है उसमें। और ये देखिए दोस्तों, तो काफ़ी महंगा विधानसभा बना है कि और एक सुविधा लेस, मतलब हर चीज़ की सुविधा इस विधानसभा में से लेस है। और इसकी जो टोटल खर्च आया है विधानसभा को बनाने में, वो 465 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला प्रश्न है कि पंचम विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितनी सीटें पर विजय प्राप्त की गई। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के जो देखें तो 25 सीटें प्राप्त हुआ दोस्तों। इससे आगे जेएमएम पार्टी निकल गई, इसी चलते भी जेएमएम का सरकार भी बना है। जो जेएमएम देखें तो जो निर्दलीय हो गए, और इसके बाद आरजेडी हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो कांग्रेस के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्राप्त करने वाले विधायक थे। तो प्रथम उत्कृष्ट जो विधायक का सम्मान मिला है दोस्तों, वो विशेश्वर खां को मिला था। तो याद रखिएगा कि 2001 में डॉक्टर विशेश्वर खां को, जो सीपीआई नेता थे, राजनीतिक दल सीपीआई से थे, और इन्हीं को देखें तो उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया था पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र वर्ष जब राष्ट्रपति शासन होने के कारण उत्कृष्ट विधायक सम्मान नहीं जारी किया गया। तो हो जाएगा दोस्तों कि 2009 में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और लागू रहने की वजह से जो है वो उत्कृष्ट विधायक का सम्मान की घोषणा नहीं की जाती है, इसलिए इस वर्ष जो है वो खाली रहता है। अगला है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र स्थित है। आपको पता होगा कि पश्चिमी जो सिंहभूम एरिया है, ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं सबसे छोटा जो होता है संसदीय क्षेत्र आपका चतरा जिला आता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान लोकसभा में देखिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से मात्र एक सदस्य हैं दोस्तों, वो भी राजमहल से विजय हंसदा थे। एक कांग्रेस से हैं और एक जेएमएम से है, इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी सीटें जो है बीजेपी जीत गई। तो जो राजमहल का जो सीट है वो विजय हंसदा जी जीते हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के किन दो सदस्यों का राज्यसभा कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा। तो दो सदस्य हैं दोस्तों जो राज्यसभा के कार्यकाल इनका 2022 में समाप्त हो जा रहा है। ये आपके हो जाएंगे, एक महेश पोद्दार और एक हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। ये दोनों जो है बीजेपी के नेता रहे हैं, और इन दोनों को अगर देखें तो 2002 में रिटायर्ड हो जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, और 6 वर्ष इनके पूरे हो जा रहे हैं 2022 में महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी जी का। तो इस तरह से इन लोग यहाँ से अब इस्तीफा लेंगे, मतलब यहाँ से अगर देखें तो निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो अभी तक देखिए तो झारखंड हाई कोर्ट के मात्र एक न्यायाधीश जो हैं, जो भारत देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो वो हैं आपका अल्तमश कबीर। तो याद रखना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए थे, वो हैं आपके अल्तमश कबीर। तो याद रखिएगा, कबीर भी नाम याद रखिएगा टाइटल, तब भी आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में झारखंड हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कुल संख्या जो निर्धारित किया गया है वो 25 है, लेकिन वर्तमान में अगर कार्य करने वालों में भी देखें तो 21 ही हैं। तो 20-21 से ही फैक्चुअल होते रहता है, लेकिन आपके जो है ये 25 सीटें जो है निर्धारित कर दिया गया, यानी 25 सीटें तक इसमें कार्य कर सकते हैं, यानी इतने जजों की नियुक्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य गठन के समय झारखंड में प्रमंडल एवं जिलों का अनुपात था। तो जब राज्य गठन हुआ था तो उस समय देखें दोस्तों, तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 4 थी। इसके बाद देखें तो
जिलों की बात करें तो 18 थी, बाद में अगर देखें तो प्रमंडलों की संख्या भी बढ़ी और जिलों की भी संख्या बढ़ी। इस तरह से देखें तो 6 प्रमंडल हो गए और 24 जिले हो गए बाद में बनते हुए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या है। तो झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या जो है आपका 132 है। तो ये एकदम फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 132 जो है प्रखंड जो है जो अनुसूचित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो आपको याद होगा कि राज्य प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। तो याद रखिएगा कि चीफ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की जो होता पद होता है बहुत ही एक मुख्यमंत्री के बाद अगर देखा जाए प्रशासनिक सेवा में अगर जिसका नियुक्ति प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद होता है, जो मुख्यमंत्री के बाद इन्हीं को सबसे ज़्यादा ओहदे वाला पद माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक प्रशासन में प्रशासनिक विभागों की कुल संख्या है। तो झारखंड में लोक प्रशासन में प्रशासनिक विभागों की कुल जो संख्या है वो 31 है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि टोटल जो है प्रशासनिक के विभागों में जो बांटा गया है वो 31 विभागों में झारखंड को प्रशासनिक विभागों में बांटा गया है। जिसमें से कुछ को नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सत्कर्ता विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग, सड़क निर्माण विभाग, विधि विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग। इस तरह से विभागों को 31 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य का 24वां स्थापित जिला है। तो झारखंड राज्य का 24वां जो स्थापित जिला है, आपको पता होगा कि जो रामगढ़ जिला है जो हजारीबाग से अलग होकर के 2007 में बनाया गया है, ये 24वां जिला है। और जो सबसे पहले जो जिला बना था, मान लीजिए कि जब झारखंड गठन हुआ था उस समय तो आपके 18 जिले थे, तो 19वां जिला के रूप में बना था लातेहार जिला, जो पलामू से अलग होकर के बनाया गया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत संचालित करता है। तो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के अंतर्गत देखें तो जो आयुक्त होता है यानी कमिश्नर जो होता है वो सर्वोच्च जो है प्रशासनिक अदालत को संचालित करता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में राज्य में अनुमंडल एवं प्रखंडों का संख्या निर्धारित है। तो वर्तमान समय में देखें तो राज्य में अनुमंडल की संख्या जो है 45 और प्रखंडों की संख्या देखें तो 263 निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि पेशा कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो पेशा कानून जो देखें तो 1996 में प्रभावी हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि पेशा से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया। तो यहाँ पर देखें तो 2010 में पहली बार पंचायत चुनाव जो है झारखंड में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य पंचायती नियमावली किस वर्ष निर्धारित की गई। तो झारखंड राज्य पंचायती नियमावली जो है वो निर्धारित किया गया है 2001 में किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पेशा कानून जो प्रभावी हुआ 1996 में, जिसमें से 132 प्रखंडों को अनुसूचित प्रखंड के रूप में घोषित किया गया। वहीं अगर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 2010 में पहली बार झारखंड में चुनाव हुआ था, पंचायती चुनाव, और झारखंड पंचायती चुनाव जो नियमावली जो बना था वो बना था 2001 में ही बन गया था। अगला है कि राष्ट्रपति आदेश 2007 के तहत झारखंड के कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पहले 12 जिले फिर 3 जिले को समेत क्षेत्र देखें तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अभी जो मैटर है यही वाला 13-11 वाला जो मैटर है यही जो है पेंडिंग है आपके अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से जिलों को जो आरक्षित किया गया था तो इसको लेकर के विवादित है। अभी इसमें कहा नहीं जा सकता कितने जिले आरक्षित है कितने जिलों को नहीं रखा गया था, लेकिन उसमें याद रखिएगा कि जो ऐसे बांटा गया था दोस्तों, जैसे कि 12 जिले को पूर्ण रूप से आरक्षित किया गया था, फिर 3 जिले को जो है वो आंतरिक रूप से किया गया था। जैसे कि अब गढ़वा जिला आरक्षित नहीं, लेकिन उसको क्षेत्र को भंडरिया प्रखंड को आरक्षित किया गया था। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो
पलामू जो है प्रखंड और पलामू जो जिला है उसमें से कुछ प्रखंडों को आरक्षित किया गया था। तो इसको 13 जिला हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से आरक्षित था। 11 जिले जो हैं वो अनरिजर्व एरिया था, उसको आरक्षित नहीं किया गया था। तो इसको थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग काफ़ी से परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित पंचायत क्षेत्र है। तो झारखंड में अनुसूचित जो पंचायत क्षेत्र है आपका 2071 जो है अनुसूचित पंचायत क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जिला परिषद के पदेन सचिव होते हैं। तो झारखंड में जिला परिषद के जो पदेन सचिव होते हैं वो होते हैं उप विकास आयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो जिला परिषद के जो पदेन सचिव होते हैं वो डीडीसी होते हैं, यानी उप विकास आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या है। तो झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या है देखिए दोस्तों, तो ये भी वर्तमान में 9 है क्योंकि 7 था, 7 से फिर 2 बढ़े तो टोटल अभी देखिए वर्तमान की स्थिति के अनुसार अभी 9 जो है नगर निगम है। अगला प्रश्न है कि 2017 में किस नए नगर निगम क्षेत्र स्थापित हुए। तो 2017 में देखिए दोस्तों तो मेदिनीनगर हुआ, मानगो हुआ और गिरिडीह हुआ, ये 3 जगह हुए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि टोटल जो है वर्तमान में भी नगर निगमों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल नगर पंचायत है। तो झारखंड में अगर कुल नगर पंचायत की बात करें दोस्तों तो 20 है। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा कि कुल नगर पंचायत की जो संख्या है वो 20 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड स्थापित है। तो झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड स्थापित है, आपको पता होगा रामगढ़, और छावनी बोर्ड का देखरेख जो होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के अधीन जो है छावनी बोर्ड की देखरेख होती है। अगला प्रश्न है कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का जो रांची का गठन हो गया दोस्तों ये 1975 में हुआ है। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि रांची नगर पालिका 1896 को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा मिला। तो हो जाएगा 1971 में नगर निगम का दर्जा मिला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये सारा प्रश्न जो है वो ख़त्म हो गया आपके पॉलिटिकल से संबंधित। तो इतना प्रश्न से बाहर क्वेश्चन मेरे अनुसार से नहीं जाएगा दोस्तों। और पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा जो है एक बार रिमाइंड यानी कि रिवीजन उसको करते रहिए और बीच बीच में क्वेश्चन भी देखते रहिए ताकि आपकी जो है तैयारी जो है अच्छे से चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। काफ़ी लेट से वीडियो बनाया, कुछ कारण उसमें बिजी था और कोशिश करूँगा कि वीडियो बीच बीच में लाते रहूँ।